एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल में ही रिलीज हुई मूवी साइलेंस 2 का फर्स्ट पार्ट। फिलहाल फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनकी कहानी बेहद ही जबरदस्त है। आपको अंत तक पता नहीं चलेगा कि आखिर लड़के का कातिल कौन है, और अंत में जब आपको पता चलेगा तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम 4 लड़कों को देखते हैं जो ट्रैकिंग करते हुए एक पहाड़ पर जा रहे थे। इन्हें वहाँ पहुँचे कुछ ही देर हुई थी, तभी इन्हें वहाँ एक मोबाइल फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। ये इन चारों में से किसी का फोन नहीं था। जब ये लोग अपने आसपास देखते हैं तो इन्हें एक लड़की की लाश मिलती है, और ये फोन भी उसी लड़की के पॉकेट में बज रहा था। ये लोग फोन उठाते हैं तो ये उसकी माँ का फोन था। जिसके बाद यहाँ पुलिस और फॉरेंसिक वाले आकर सारे सबूत इकट्ठा करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये रिटायर्ड जज चौधरी की बेटी पूजा की बॉडी है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनकी बेटी के साथ ये किसने किया। असल में पूजा फ्राइडे की रात यानी मौत के एक दिन पहले अपने फ्रेंड कविता के घर गई थी, जहाँ कविता तो उसे नहीं मिलती, लेकिन वहाँ उसका पति रवि मौजूद था। रवि और जस्टिस चौधरी बहुत अच्छे फ्रेंड थे। रवि एक पॉलिटिशियन है और एक बड़ी पार्टी से उसे एमएलए का टिकट भी मिला है। रवि चौधरी से बताता है कि फ्राइडे पूजा देर रात मेरे घर आई थी, उसे कविता से कुछ जरूरी बात करनी थी, पर उस वक्त कविता अपने किसी काम के सिलसिले में पुणे गई हुई थी। अब क्योंकि कविता कुछ दिनों बाद आने वाली थी, इसलिए पूजा रात मेरे घर बिताकर अगले सुबह पुणे जाकर कविता से मिलने की सोचती है। अब अगली सुबह जब मैं पार्टी ऑफिस जा रहा था तो पूजा भी पुणे निकलने के लिए तैयार हो रही थी। रवि देखता है कि घर का मेन डोर सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो अपने नौकर दादू से उसे ठीक करवाने के लिए कहकर अपने ऑफिस निकल जाता है। लेकिन आधे रास्ते में उसे याद आता है कि वो एक जरूरी डॉक्यूमेंट अपने घर पर भूल गया, इसलिए वो उसे लेने वापस घर आता है। वो जब अपने बेडरूम से डॉक्यूमेंट ले रहा था तभी उसे सीढ़ियों से उसकी पत्नी कविता के चिल्लाने की आवाज आती है। मतलब कि कविता समय से पहले ही अपना काम निपटा कर घर आ चुकी थी। रवि जाकर देखता है तो कविता सीढ़ियों से नीचे गिरी हुई थी। वो तुरंत अपने नौकर दादू को बुलाता है और कविता को लेकर अस्पताल जाता है, जहाँ पर वो अब कोमा में है, और उस वक्त तक शायद पता न होने की वजह से कि कविता यहाँ वापस आ गई है। पूजा उससे मिलने पुणे जा चुकी थी, और रवि ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि पूजा उसे घर पर कहीं भी नहीं दिखी। अब जस्टिस चौधरी अपनी बेटी की कातिलों को जल्द पकड़ने के लिए इसके लिए वो सीधा कमिश्नर से जाके मिलते हैं और ये केस एसीपी अविनाश को सौंपने के लिए कहते हैं। जस्टिस चौधरी को पता था कि एसीपी अविनाश एक ईमानदार ऑफिसर है, लेकिन उसकी बस यही एक दिक्कत थी कि वो कानून के दायरे में रहकर काम नहीं करता था, और इसी कारण से वो किसी भी केस को बहुत जल्दी सुलझा दिया करता था। इसके बाद एसीपी अविनाश यानी मनोज बाजपेयी को कमिश्नर अपने ऑफिस बुलाकर ये केस सौंप देते हैं, और उसे इस केस को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टीम भी दी जाती है, जिसमें अमित, राज और संजना होते हैं। अविनाश जब क्राइम सीन और डेड बॉडी की फोटोज देखता है तो उसे तुरंत ही समझ आ जाता है कि पूजा को कहीं और मारा गया है, फिर उसकी लाश को यहाँ लाकर छोड़ दिया गया, क्योंकि पूजा के सर पर चोट लगने की वजह से मौत हुई, लेकिन वहाँ पर कोई भी खून के निशान मौजूद नहीं थे। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार उसके साथ दुष्कर्म भी नहीं किया गया था। इसका मतलब ये था कि पूजा का मर्डर किसी ने पर्सनल रीजन की वजह से किया है। अब वो सबसे पहले पूछताछ करने के लिए पूजा के पापा जस्टिस चौधरी के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि पूजा फ्राइडे की रात घर से निकलकर कविता के घर गई थी। अगली सुबह जब उसका फोन नहीं आता तो पूजा की माँ उसे लगातार फोन मिलाना शुरू कर देती है, पर काफी कोशिश के बाद भी उसका फोन नहीं उठ रहा था। जिसके बाद उन्होंने कविता को फोन लगाया, लेकिन वो भी कोमा में जा चुकी थी। अंत में जब पूजा का फोन उठा तो उन लड़कों से पता चला कि पूजा का किसी ने मर्डर कर दिया है। पूजा का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह भी नहीं था। अविनाश जस्टिस चौधरी से पूछता है कि आपके घर में कौन कौन रहता है, तब वो बताते हैं कि मेरे दोस्त का बेटा ऋषभ कनाडा से पिछले 5 महीने से बिजनेस के सिलसिले में यहाँ रह रहा है, और 2 दिन पहले ही उसकी फियांसी किया भी यहाँ आई है। इसके बाद अविनाश ऋषभ से जाकर मिलता है, जहाँ ऋषभ बताता है कि पूजा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। ऋषभ फ्राइडे की रात अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था, जहाँ से वो सैटरडे दोपहर को घर लौटता है। अविनाश को उसकी फियांसी किया भी मिलती है, और वो भी उस दिन घर पर ही थी। अविनाश अब कविता और रवि के नौकर दादू के पास जाता है, जो उसे बताता है कि पूजा बिटिया जब घर से निकलने वाली थी तब उन्होंने देखा कि उनके बैग की चैन खराब हो गई है। उन्होंने मुझे उसे बनवाने के लिए भेज दिया। जब मैं उसे बनवा कर लौटा तो मैंने कविता मैम साहब को देखा, जो सीढ़ियों से नीचे गिर रही थी। उनके चेहरे पर कुछ घबराहट थी। रवि साहब भी घर में ही थे, जो अपना कुछ सामान भूल जाने के कारण वापस उसे लेने आए थे। इसके बाद दोनों कविता को लेकर अस्पताल चले गए। अविनाश दादू से पूछता है कि उस वक्त पूजा कहाँ थी, तो वो बताता है कि उस वक्त वो घर पर नहीं थी, क्योंकि अगर वो घर पर होती
तो इतना कुछ होने के बाद वो जरूर बाहर आती। अब शाम के वक्त अविनाश जब अपनी टीम से बात करता है तो उसे पता चलता है कि रवि के टेलीफोन पर सैटरडे के दिन पूजा के गायब होने से पहले किसी पीसीओ से आधे मिनट से कम की एक सस्पेक्टेड कॉल की गई थी, और क्योंकि उस वक्त रवि के घर पर कोई नहीं था, शायद पूजा ने ही वो कॉल उठाई होगी और उसी के बाद वो घर से बाहर गई होगी। अविनाश की टीम ने उस कॉल के बारे में नहीं पता लगाया क्योंकि उन्हें लगा कि वो रॉन्ग नंबर होगा, जिसकी वजह से अविनाश उन पर भड़क जाता है। अविनाश अब हॉस्पिटल जाता है तो वो देखता है कि कविता अभी भी कोमा में थी। वो उससे कुछ पूछताछ करना चाहता था लेकिन कोमा में होने की वजह से नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कविता का पति रवि भी आता है। अविनाश वेटिंग रूम में ले जाकर उससे भी पूछताछ करता है, जहाँ वो वही सारी चीजें बताता है जो उसने जस्टिस चौधरी को बताई थी। वो बताता है कि अपने कमरे से डॉक्यूमेंट लेने के बाद जब वो बाहर निकला तो उसे कविता के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने उसे जाकर देखा तो कविता सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, जिसके बाद वो उसे अस्पताल ले गया। वो ये भी बताता है कि पूजा पिछली रात कुछ परेशान दिख रही थी और वो कविता को कुछ दिखाना चाहती थी। अब अगले दिन अविनाश अपनी टीम से कहता है कि पूजा को ना तो रवि ने घर से बाहर जाते हुए देखा और ना ही उसके नौकर दादू ने। वो कहता है कि हो सकता है कि पूजा घर से बाहर गई ही ना हो और उसे किसी ने मार दिया हो, और इन लोगों का शक रवि पर जाता है क्योंकि दादू के जाने के बाद पूजा घर में अकेली थी और उसके बाद रवि ही सबसे पहले घर आया था। शायद रवि की पूजा पर बुरी नजर रही होगी और उसने उससे छेड़खानी की कोशिश करी होगी, जिसमें गलती से या जानबूझकर उसने पूजा का मर्डर कर दिया होगा। रवि के पर्सनल कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने उसी दिन एक सनेश्वर नाम के बाउंसर को 6 बार कॉल लगाया था। इसके बाद अगले दिन अविनाश दोबारा से रवि के घर दादू से पूछताछ करने के लिए जाता है, जहां वो रवि के पूरे घर को अच्छे से देखते हुए दादू से पूछताछ करता है। तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि दादू के अलावा यहाँ एक और नौकरानी भारती भी काम करती है, और सैटरडे के दिन जिस दिन पूजा की मौत हुई उस दिन भारती का हाफ डे होता है, जिस दिन वो 2 बजे काम पर आती है। वो बताता है कि जब से कविता मैडम कोमा में है तब से साहब ने भारती को आने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ हम अस्पताल में देखते हैं कि कविता अब थोड़ी बहुत बातों का रिस्पॉन्स देने लगी थी। डॉक्टर ये बात रवि को बताता है, लेकिन जब रवि वहाँ पहुँचता है तो वो इस बात से खुश नहीं दिख रहा था। उधर जिस बार में सनेश्वर बाउंसर का काम किया करता था, वहाँ के बारटेंडर से बात करने पर अविनाश को पता चलता है कि उस बाउंसर का नाम सनेश्वर है, लेकिन सब उसे सनी ही कहकर बुलाते हैं और वो 2-3 दिन से काम पर नहीं आया है। अब उनके जाने के बाद बारटेंडर सनी को फोन करके बता देता है कि उसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही थी। ये सुनते ही सनी तुरंत बैंकॉक निकलने की तैयारी में लग जाता है। अब अविनाश अपने ऑफिस में रवि की नौकरानी भारती को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। वो बताती है कि वैसे तो वो शनिवार को 2 बजे आया करती है, लेकिन उस दिन उसे थोड़ा लेट होने के कारण वो 3 बजे वहाँ पहुँची। जब वो रवि के घर पहुँची तो वहाँ उसने देखा कि एक आदमी बोरी में कुछ सामान लेकर निकल रहा है। वो उसे रोक पाती तब तक वो वहाँ से चला जाता है। वो कहती है मैंने रवि साहब को भी इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने ही उसे भेजा था। जिसके बाद मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। अब ये सुनने के बाद अविनाश को क्लियर हो जाता है कि पूजा को रवि ने ही मारा होगा और सनी उसकी बॉडी ही लेकर उसके घर से निकल रहा होगा। वो भारती से जब उस आदमी का स्केच बनवाता है तो वो सनी ही था। दूसरी तरफ हम कुछ गुंडों को देखते हैं जिन्होंने सनी के दोस्त श्रीकांत को पकड़ा हुआ था, जिससे वो पैसे लेकर अगले दिन बैंकॉक जाने वाला था। दरअसल सनी ने उन गुंडों से काफी सारे पैसे ले रखे थे जिन्हें उसने लौटाया नहीं था, इसलिए वो श्रीकांत से सनी को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाते हैं जहां वो उसे मारने वाले थे। लेकिन हम देखते हैं कि श्रीकांत जब सनी से मिलने पहुंचता है तो यहाँ पर अविनाश की टीम पहले से ही मौजूद थी, लेकिन उन्हें उन गुंडों के बारे में नहीं पता था। अविनाश की टीम क्लियर होते ही तुरंत सनी को पकड़ने जाती है, लेकिन तभी गुंडे सनी के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। अब सनी को बचाने के चक्कर में अविनाश की टीम भी उन पर फायरिंग करने लगती है, लेकिन सनी गोली लगने के कारण मौके पर ही मारा जाता है और अविनाश के हाथ में भी एक गोली जाकर लगती है। अब इस केस का एक बहुत बड़ा सबूत मारा जा चुका था। अगले दिन हम देखते हैं कि अविनाश गोली लगने के बाद भी ऑफिस आता है और वो वापस रवि को पूछताछ करने के लिए बुलाता है, जहां वो उससे कहता है कि आपने तो बताया था कि आपके घर में सिर्फ एक ही नौकर दादू काम करता है, आपने भारती के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? तो रवि कहता है कि मैं उस दिन उसके बारे में बताना भूल ही गया था, और वो ये भी बताता है कि सनी को मैंने ही अपने घर कुछ किताबों को लेने के लिए भेजा था, क्योंकि कविता काफी दिनों से उन बुक्स को घर से निकालने के लिए कह रही थी। अविनाश कहता है कि आपकी पत्नी कोमा में है और आप घर से बुक्स निकलवा रहे हैं। तो रवि कहता है कि कविता ने मुझे आखिरी बार यही काम करने के लिए कहा था, और वो कहता
है कि अगर उसे कुछ हो जाता तो मुझे इस बात का हमेशा दुख रहता कि उसने आखिरी बार जो मुझे काम करने के लिए कहा था मैं उसे नहीं कर पाया था। अब पूछताछ के बाद अविनाश जब अपनी टीम से बात करता है तो उसे ख्याल आता है कि रवि के नौकर दादू ने कहा था कि सीढ़ियों से गिरने से पहले कविता काफी घबराई हुई दिख रही थी। हो सकता है रवि पूजा का कत्ल करके कमरे से बाहर निकल रहा हो और कविता ने उसे ऐसा करते देख लिया हो और घबराहट में ही उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया हो। अब इस थ्योरी का जवाब सिर्फ कविता ही दे सकती थी, लेकिन वो अभी कोमा में है। इसके बाद हम देखते हैं कि कमिश्नर अविनाश को अपने ऑफिस में बुलाकर बहुत फटकार लगाता है क्योंकि उसने बिना किसी परमिशन के गुंडों के साथ एनकाउंटर किया था जिससे उसकी टीम या पब्लिक को भी खतरा हो सकता था। मीडिया भी इस पर बहुत सवाल उठा रही थी। कमिश्नर उसे इस केस से बाहर निकालने वाला था, लेकिन अविनाश कहता है कि वो कातिल को पकड़ने ही वाला है और वो जस्टिस चौधरी से बात करके इस केस से निकाले जाने से बच जाता है क्योंकि अब कविता ने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। इसलिए अविनाश जस्टिस चौधरी से उससे पूछताछ करने की परमिशन भी मांगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अविनाश कविता से पूछताछ करने के लिए अस्पताल पहुंच जाता है जहां पर जस्टिस चौधरी और रवि भी मौजूद थे। अविनाश कविता से कहता है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और अगर आपका जवाब हाँ हो तो आप अपनी उंगली उठा दीजिएगा। वो पूछता है कि क्या आपने अपने पति को पूजा का कत्ल करते हुए देखा, लेकिन कविता कोई हरकत नहीं करती। फिर वो पूछता है कि क्या आपके पति ने कविता का कत्ल नहीं किया, तो वो उंगली उठाती है, यानी कि रवि ने उसका कत्ल नहीं किया। फिर वो आखिरी सवाल पूछता है कि क्या आपके पति के आने से पहले ही पूजा का कत्ल हो चुका था। तभी यहाँ रवि अविनाश पर भड़क जाता है और उससे लड़ाई करने लगता है कि उसकी पत्नी कोमा में है और उससे ये कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी बीच कविता अपनी उंगली हाँ में उठाती है, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन ये क्लियर हो जाता है कि रवि के आने से पहले ही पूजा का मर्डर हो चुका था। अब उन लोगों को झगड़ता देख डॉक्टर यहाँ आकर सभी को बाहर कर देता है। अब अविनाश अपने ऑफिस आकर इस बारे में सोचने लगता है कि भले ही रवि कातिल न हो, लेकिन जरूर वो कुछ न कुछ छिपा रहा है। जिसके बाद अविनाश अपने साथी अमित से पूछता है कि तुम्हें पूजा के बैग जो उसने रवि के नौकर दादू को बनवाने के लिए दिया था उसमें से क्या मिला। तो वो बताता है कि उसमें से 3 पेन ड्राइव मिली थी, जिसमें से 2 में गाने वगैरह थे और तीसरे में फेरी टेल लिखा हुआ था। शायद उसमें कोई कहानी वगैरह रही होगी, इसलिए उसने उसे चेक नहीं किया। अब ये सुनकर अविनाश उसे खूब डांटता है और कहता है कि तुम लोगों ने मर्डर इन्वेस्टिगेशन को मजाक बना रखा है, और तुरंत ही उसे पेन ड्राइव चेक करने के लिए कहता है। और यहीं पर उसे ये भी पता चलता है कि जिस पीसीओ से रवि के घर कॉल किया गया था वो रवि के घर के पास ही मौजूद है। अब सैटरडे के दिन रवि की बिल्डिंग की एंट्री बुक चेक करने पर इन्हें कुछ ऐसा पता चलता है, जिसके बाद अविनाश जस्टिस चौधरी के घर के सभी लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर रवि को भी बुलाता है। यहाँ पर अविनाश सीधा चौधरी के दोस्त के बेटे ऋषभ से सवाल करता है कि तुम पूजा की मौत वाले दिन रवि के घर क्या कर रहे थे, जिससे ऋषभ साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तो अपने फ्रेंड के घर से सीधा यहाँ आ गया था। तब अविनाश रवि की बिल्डिंग के गार्ड को बुलाता है, जो ऋषभ को देखते ही पहचान जाता है कि वो ही उस दिन वहाँ आया था। लेकिन ऋषभ अभी भी इस बात को नहीं मानता। इसके बाद अविनाश रवि की बिल्डिंग की एंट्री बुक दिखाता है जिस पर ऋषभ के सिग्नेचर थे, लेकिन उसने किसी दूसरे नाम से एंट्री की थी, पर उसकी राइटिंग हूबहू ऋषभ की राइटिंग से मैच हो रही थी। अविनाश कहता है कि मान जाओ कि तुम वहाँ गए थे, नहीं तो हमें कहीं न कहीं से सबूत तो मिल ही जाएंगे और तब तुम्हें और ज्यादा सजा होगी। तब ऋषभ मान जाता है कि वो वहाँ गया था, लेकिन वो कहता है कि उसने पूजा का मर्डर नहीं किया। दूसरी तरफ हम रवि के घर पर देखते हैं जहाँ अविनाश ने वहाँ फॉरेंसिक वालों को भेज रखा था, जो उसे फोन करके अविनाश को बताते हैं कि उन्हें रवि के घर से कुछ खून के सैंपल मिले हैं। अब अविनाश ऋषभ को डांटता है और सभी को बताता है कि तुम्हारा पूजा के साथ चक्का चल रहा था। ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि तुम लोग फोन पर नहीं ईमेल पर बात किया करते थे ताकि किसी को भी तुम लोगों की बातों का रिकॉर्ड ना मिल पाए, और उन्हें उस फेरी टेल नाम की पेन ड्राइव से ऋषभ और पूजा की साथ में कई फोटोज और वीडियोस भी मिलते हैं। अब ये सब सुनने के बाद ऋषभ भी मान जाता है कि उसका पूजा के साथ अफेयर था, लेकिन वो अभी भी यही कह रहा था कि उसने पूजा का मर्डर नहीं किया। इसके बाद वो पूरी कहानी बताता है। फ्राइडे को उसका पूजा से शादी को लेकर झगड़ा हो गया कि वो अपने फियांसे किया से शादी कैंसिल करके उससे शादी करे, और वो उनके अफेयर की बात अपने पापा चौधरी और किया से बताने के लिए कहती है। जिसके बाद वो गुस्से में कविता के घर चली गई। ऋषभ कहता है कि मैं वहाँ उसे मनाने ही गया था। अविनाश पूछता है कि क्या तुमने रवि के घर जाने से पहले पीसीओ से कॉल किया था, तो ऋषभ इस बात से मना कर देता है। ऋषभ आगे
आगे बताता है कि जब वो रवि के घर पहुंचा तो वहाँ का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पूजा बेड पर मरी पड़ी हुई थी। ये देखते ही वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है ताकि पूजा की मर्डर का इल्जाम उस पर न आ जाए। इसके बाद उसने रवि को घर में जाते हुए देखा। अब बात ये आती है कि जब रवि घर में गया होगा तो उसने तो पूजा की डेड बॉडी जरूर देखी होगी, उसने इस बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। तब रवि बताता है कि इस बार वो एमएलए की पोजीशन के लिए खड़ा है और अगर ये बात अपोजिशन और मीडिया वालों को पता चलती कि उसके घर में एक लाश मिली है तो इससे उसकी काफी बदनामी होती और उसकी पार्टी उसका टिकट कैंसिल कर देती। उसने जब अपने घर में पूजा की डेड बॉडी देखी तो ये बात उसने अपने पीओ को फोन लगाकर बताई कि उसके यहाँ आने से पहले उसके घर में किसी ने पूजा का मर्डर कर दिया है और उसने ही सनी का नंबर देकर पूजा की बॉडी को पहाड़ पर फिकवाने का आइडिया दिया। और उसी वक्त जब रवि अपने पीए से बात कर रहा था तो कविता सीढ़ियों पर खड़ी उसकी ये बात सुन लेती है और जब वो पूजा की डेड बॉडी देखती है तो घबराकर वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं क्योंकि सभी सबूत ऋषभ के खिलाफ थे इसलिए अविनाश उसे पूजा के मर्डर और रवि को सबूतों से छेड़खानी के जुर्म में गिरफ्तार कर लेता है। ऋषभ अभी भी चिल्ला रहा था कि उसने कोई मर्डर नहीं किया है लेकिन अविनाश कहता है कि अभी ये बात तुम कोर्ट में साबित करना। इसके बाद हम देखते हैं कि अविनाश की टीम वापस ऑफिस जाकर खुशी मनाने लगती है कि उन्होंने इस केस को सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पर अविनाश के दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी कि आखिर इतना कुछ साबित होने के बाद भी ऋषभ ये क्यों कह रहा था कि उसने कत्ल नहीं किया और पीसीयू से भी रवि के घर किसने फोन किया था। वो अपनी टीम से कहता है कि कानून के अनुसार भले ही 10 गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो क्लियर करने के लिए कि ऋषभ ने ही पीसीयू से कॉल की थी, वो अपनी टीम को उस पीसीयू पर जाकर ऋषभ की फोटो दिखाने के लिए कहता है। अब इधर अविनाश जब अपने ऑफिस में बैठा होता है तब यहाँ पर ऋषभ की फियांसे किया आती है जो वापस कनाडा जा रही थी। वो जाने से पहले अंतिम बार ऋषभ से मिलना चाहती थी। अविनाश इसकी परमिशन दे भी देता है लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है और उसे वापस बुला लेता है और कहता है कि पूजा का मर्डर तुमने किया है। ये सुनकर किया हैरान हो जाती है। इसी वक्त अविनाश की टीम भी यहाँ पहुँचती है जिन्हें पीसीओ की बगल की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि पीसीओ से कॉल करने वाला ऋषभ नहीं बल्कि उसकी फियांसे किया थी। ये बात अविनाश को पहले ही पता चल चुकी थी। अब यहाँ पर किया को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद अविनाश की टीम पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि असली कातिल किया है। तब वो बताता है कि किया ने जो ब्रेसलेट पहना हुआ है उसका एक टुकड़ा गायब है और जब वो रवि के घर दादू से दोबारा पूछताछ करने के लिए गया था तो उसने उस दौरान बेडरूम में वही टुकड़ा टेबल पर पड़ा हुआ देखा था। दरअसल हुआ यूं कि जब किया इंडिया आई तो फ्राइडे की रात उसे ऋषभ के ईमेल पढ़कर पता चल गया कि उसका पूजा के साथ अफेयर चल रहा है। वो उसी रात पूजा से इस बारे में बात करने वाली थी लेकिन उसे पता चलता है कि पूजा तो कविता के घर चली गई है। दरअसल पूजा कविता को अपने और ऋषभ के रिश्ते के बारे में ही बताने गई थी। इसके बाद अगली सुबह किया पूजा से बात करने के लिए कविता के घर जाने लगती है। वहाँ जाने से पहले उसने पीसीओ से फोन करके चेक किया कि पूजा घर पर है या नहीं और क्योंकि उस वक्त घर पर कोई नहीं था इस वजह से पूजा ही फोन उठाती है। इसके बाद किया गुस्से में कविता के घर पर जाती है जहां बिल्डिंग की एंट्री एग्जिट दोनों पर एक एक गार्ड होते हैं लेकिन उस दिन एक गार्ड छुट्टी पर होने की वजह से दोनों गेट एक ही गार्ड को देखने पड़ रहे थे और बिल्डिंग में काम की वजह से गार्ड की कुछ वर्कर से बहस हो जाती है और इसी बीच किया बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। इसके बाद किया पूजा के पास गुस्से में जाकर बोलती है कि ऋषभ मेरा फियांसे है इसलिए तुम उससे दूर रहो। लेकिन पूजा कहती है कि तुम्हें जो भी बात करनी है ऋषभ से जाकर करो, मुझसे नहीं। और ये बोलकर वो गेट बंद करके अंदर चली जाती है लेकिन क्योंकि गेट का लॉक खराब था इसलिए गुस्से में एक लात मारने की वजह से ही वो खुल जाता है। इसके बाद किया अंदर जाती है जहाँ पूजा इस बारे में ऋषभ को फोन लगाकर बताने वाली थी लेकिन तभी वहाँ किया पहुँच जाती है और दोनों में बहस होने लगती है। क्योंकि किया बहुत ज्यादा गुस्से में थी इसलिए वो एक स्टैंड उठाकर पूजा के सर पर मार देती है और पूजा तुरंत बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाती है। किया को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो पूजा को उठाने की कोशिश करती है लेकिन पूजा तब तक मर चुकी थी जिसके बाद जेल जाने के डर से वो यहाँ से चली जाती है और बाई लक गार्ड उसे जाते हुए भी नहीं देख पाता। इसके बाद यहाँ ऋषभ आता है और गार्ड उसे देख लेता है जिस वजह से पूजा के मर्डर का आरोप उस पर आ जाता है और हम देखते हैं कि इस तरह से अविनाश के एक पॉइंट की वजह से एक निर्दोष आदमी सजा से बच जाता
है और ऐसा आदमी जिस पर किसी को शक नहीं था असल में वो कातिल निकलता है। अब ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो चुका था और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की और भी मूवी